स्वागत है और आइए अब हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। मैं आपका हमारे जो खास मेहमान है इस पंचायत में उनसे तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ मानव जायसवाल जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। मानव जी, अगर सबसे ज्यादा किसी की पोल खुली है या सबसे ज्यादा बैकफुट पर जो इस पूरे मामले में आई है पार्टी, तो वो तृणमूल कांग्रेस थी। पहले आप ही अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, अपना फेस सामने लेकर आते हैं, उसके बाद उनकी बंगाल में एंट्री बंद हो जाती है और अब जब सबसे बड़ा चेहरा बनने की ममता बनर्जी कोशिश करती है विपक्ष का, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से खुद को अलग कर लेती हैं। ये सब चल क्या रहा है? तृणमूल कांग्रेस तो कहीं समझ ही नहीं आ रहा राजनीति किस दिशा में लेकर जा रही है अपनी विपक्ष की। चाहता हूं आपके माध्यम से, और मैं पूरे देश के साथ हमारी सहानुभूति है हमारी पार्टी की, जिस तरीके से महंगाई बढ़ चुकी है और ये बहरी सरकार, अंधी सरकार है, उनको आंसू भी नहीं दिखते हैं। मेरा सवाल कुछ और था। बहरहाल मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। हाँ। मैडम, हम लोगों ने जिनको चयन किया था वो उनकी जो जर्नी रही है, राजनीतिक जर्नी, उसके पहले भी वो एक IAS ऑफिसर रहे हुए हैं, पूरे देश को पता है। और जिस तरीके से उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए थे, साथ ही साथ वो काफी सक्रिय रहे कि नॉर्थ ईस्ट को बकायदा बेनिफिट मिले। आज आपने स्टार्टिंग में नॉर्थ ईस्ट के बड़ा जिक्र किया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और बहुत सारे और भी प्रांतों की बात आपने करी। मैंने भी कुछ एक लिस्ट निकाला मैडम, जहां पे आदिवासी बहुमूल्य समुदाय ज्यादा से ज्यादा रहते हैं और जहां पे ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं। 2018 में कुछ एक प्रांतों में इलेक्शन हुए थे जहां बीजेपी डबल डिजिट से शायद 1-2 प्रांतों में लेके आ पाई थी, लेकिन बड़ी हार क्या हुई? झारखंड आदिवासी समुदाय के उस समय हमारी मुर्मू जी वहां पे गवर्नर भी, राज्यपाल भी रही हुई थी। साथ ही साथ 25 सीटें वहां आई थी, वो हार गई थी, सरकार चली गई, टाटा बाय बाय। छत्तीसगढ़ 15 सीटें, टाटा बाय बाय। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बात आप तो जानती हैं। और जहां तक बात है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस का, मैडम, हम जिनके साथ खड़े हैं हम उनके साथ अनंत तक खड़े रहेंगे। हम पीछे नहीं हटते मैडम, हम बीजेपी नहीं है कि नहीं तो किसके साथ आप खड़े हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव की हम बात करें तो मानव जी कहां खड़े हैं आप? आपने तो अपने आप को अलग ही कर लिया है पूरे मामले से। बिल्कुल, तो कहां खड़ी है आपकी पार्टी? अरे मैडम सुनिए मैडम, हमारी पार्टी ने कल ही बता दिया, हमारे जो शीर्ष नेता है उन्होंने बताया, क्या बताया कि जब कांग्रेस ने एक कंसोर्टियम बनाया कि भाई हम लोग एक ऑपोजिशन लीडर को चुनेंगे तो भाई आपको हमको सम्मान देना होगा। हम सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है ऑपोजिशन में। साथ ही साथ जब हमने एक कंसेंसस बनाया है तो भाई डिक्टेटोरियल चीज तो चलेगी नहीं। हम लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं। हमारे 35 मेंबर हैं, उनको आपने बुलाया नहीं, 15 मिनट पहले आपने खाली फोन फानी कर दिया। ऐसा तो ईगो की लड़ाई और जहां तक धनखड़ जी की बात है मैडम, ईगो नहीं, स्वाभिमान और ईगो में फर्क है मैडम। स्वाभिमान होना और घमंड में फर्क है। जो घमंड है वो आपको दिख रहा है और जो स्वाभिमान है वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। साथ ही साथ हम आपको बोलना चाहते हैं धनखड़ जी को, मैडम सुनिए, आपने जब धनखड़ जी की बात करी है, जिस तरीके से उनका चल चरित्र रहा है, जिस तरीके से उनका एक तरफा का रहा है, जो जिसके वजह से आज वो बीजेपी के लिए उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं, ये पूरे देश को पता है। अभी तस्वीर तो कुछ और, अरे तस्वीर तो मानव जी कुछ और सामने आई थी, तस्वीर कुछ और सामने आई थी, बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई थी, जिसमें दीदी भी बैठी हुई थी, अच्छी तस्वीर थी और चर्चा में रही काफी ज्यादा। तो इसलिए नहीं, अब वो राज्यपाल नहीं है तो अब रहने देते। एक बार मैं शांतनु जी के पास में जाना चाहूंगी। ठीक है मानव जी, ठीक है, वो भी तस्वीर है, टेररिस्ट के साथ तस्वीर आई थी उनकी, अमित शाह जी की, तो उसको आप क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तस्वीर सब कुछ बोल देती है, तस्वीर सब कुछ बोल देती है मानव जी। बीजेपी के चलिए आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे धीमी करनी पड़ेगी। शांतनु जी, जिस तरह से जो बात दिखाई दे रही है, बहुत कुछ बोल रही है और खासकर कुछ बोल रही है, ठीक है, और मैं एक चीज आपको बता दूं, 15 आप एक तरफा नहीं बोल सकते हैं शांतनु जी, मुझे रिएक्शन लेना। मैं आपके थोड़ा आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। शांतनु जी, जो पूरी मानव जी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आपने साफ कर दिया है। अगर हम चेहरे की बात करें तो अब यह सवाल खड़ा होता है कि विपक्ष का चेहरा जिसकी हसरत ममता बनर्जी के दिल में है, क्या अभी भी वो हसरत कायम है? क्या अभी भी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए ममता बनर्जी की कोशिशें कायम है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक झटका मिल रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के, अगर हम अधीर रंजन चौधरी की बात करें, उन्होंने तो सीधा इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर कि ममता बनर्जी एनडीए के साथ ही मिली हुई हैं। तो क्या कोई मिली भगत चल रही है? मैडम, सभी को तो मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास कोई हजरत नहीं है मैडम। हम लड़ के एक अंधेर नगरी वाले
शासन को हमने बाहर निकाला है, फेंका है। हमारी नेत्री ने अपने शरीर के हर अंग को तोड़ के आज बंगाल को सजो रही है। हम जनता के साथ हैं, हमारी हसरत जनता से जुड़ी है। हाँ, अगर यह हसरत है कि हम जनता के सेवक बनना चाहते हैं तो हमसे गलती हुई है। अगर यह हसरत है कि भाई महंगाई की मार से हम जनता को बचाना चाहते हैं, ये हमारी गलती है। अगर यह हसरत हमारी है कि जिस तरीके से फेडरलिज्म को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, हाँ ये हमारी हसरत है, ये हमसे गलती हुई है। अगर यह हसरत है हमारी कि भैया हम चाहते हैं कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की लड़ाई में अग्रसर रहना होगा, तो हाँ ये हमारी गलती है। हम लड़ रहे हैं मैडम, आंखों से आंखें मिला के बीजेपी से लड़ रहे हैं। मानव जी, ये जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है, थोड़ा सा इस पे भी बता दीजिए। ये जो आज हमने अभी अपने शो में ही सुनाया कि क्या कहना है अधीर रंजन चौधरी का, वो ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जिस तरह से दिखाई दी है ममता बनर्जी का रोल जो दिखाई दिया है, आप लोग एनडीए की ही साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पर्दे के पीछे से ये साथ दिखाई दे रहा है। क्या ये आरोप है? मैडम देखिए, अधीर रंजन जी शायद बहुत बड़े लीडर है बंगाल में, लेकिन इतने बड़े वो लीडर है कि भाई जहां पे कांग्रेस किसी जमाने में सरकार चलाती थी और कांग्रेस सीट से निकल के हमने सरकार बना ली और आज वो एक सीट पे सीमित हो गए हैं, असेंबली इलेक्शन में 0 में पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़े लीडर है मैडम, इनकी टिप्पणी में तो पूरे देश को चिंतन करना चाहिए। इनके लिए तो मोदी जी को एक थीसिस लिखनी चाहिए कि अधीर रंजन जी कितने बड़े हैं, हमारे जेटली जी थीसिस लिख देंगे। मैडम सुनिए, हम लड़ रहे हैं, हम बीजेपी से परस्पर लड़ रहे हैं सिर्फ देश के लिए। हमारा हसरत है कि हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान रहे, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे परिवार में जिस तरीके से गैस, दूध और डीजल की महामारी आई हुई है उससे उनको सुरक्षा मिले। हम चाहते हैं कि ये जो 5% की गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना, गैर जनहित में जारी की हुई इनकी जो टैक्सेशन है, मानव जी मैं एक बार ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। मानव जी आपने जो आरोप लगाया, मैं एक बार हजरत से आपने पूछा था हमारी हजरत, ठीक है, हमने बता दी हमारी हजरत क्या है मैडम। हम देश के साथ खड़े हैं और देश लड़ना है बीजेपी के खिलाफ, और ये इलेक्शन जीत रहे हैं ना 25-30-32% करके, ये 2024 में दिख जाएगा आने वाले राजीव जी क्या गेम है राज्यों में इलेक्शन राजीव जी, इसकी वजह से ये जो चेहरा दिखाना, ठीक है मानव जी पूछ लेते हैं। मुझे आपत्ति है कि राजीव जी जिस तरीके से विवरण देते हैं, देखिए राजीव जी आप बहुत ही बड़े पार्टी के प्रवक्ता है, मैं आपसे एक ही चीज अपेक्षा करूंगा, एक महिला का सम्मान होना चाहिए। चेहरे विषय, सुंदर चेहरा, ये सब टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती, चाहे वो किसी विपक्ष से ही क्यों ना हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो हमारी राष्ट्रपति है, राष्ट्रमाता है, हमारा सम्मान है और हमारी शुभेच्छाएं हैं उनके साथ, और मैं उम्मीद करूंगा, हमारी पार्टी उम्मीद करेगी कि हर वो आदिवासी समुदाय के लिए वो उनका योगदान परस्पर जारी रहे, वो बीजेपी के रबर स्टैम्प ना बने। ठीक है अभी नहीं, ये रबर स्टैम्प शब्द से मुझे आपत्ति है, वो ना करें। इस शब्द से मुझे आपत्ति है, इस शब्द से मुझे आपत्ति है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं और पिछले कई दिनों में सबने देखा होगा देश में कि जो राष्ट्रपति बनने जा रही है, जो महामहिम बनने जा रही है, पहली बात तो उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरी बात, रबर स्टैंप पर तो अब फिर बहस हो सकती है और इस पर कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं कि कौन कौन रबर स्टैंप रहे और कहां इसलिए ये किसी महिला के लिए और खासकर इस पद के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नहीं, इस मंच से नहीं होगा, इस मंच से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं यहाँ से इस्तेमाल नहीं होगा। राजीव जी ठीक है, जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए मानव जी, जवाब लेने दीजिए। अच्छी बात, एक तरफा बहस नहीं होगी, एक तरफा बहस नहीं होगी यहाँ पर, अगर गंदी बातें करती है, एक तरफा बहस नहीं होगी। राजीव जी पार्लियामेंट में एक्सपेंड जैसे किस तरह के, राजीव जी किस सही दिन से सभी दल अलग अलग सुर में बोल रहे थे और ये कोई पहला मौका नहीं रहा राष्ट्रपति के चुनाव का या उपराष्ट्रपति के चुनाव का। इससे पहले भी जब ये कोशिश किसी एक दल ने की तो वर्चस्व की लड़ाई दूसरे दल की तरफ से शुरू हो गई और इसीलिए कभी भी विपक्ष में एकजुटता का जो नारा है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया अभी तक। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में आज जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ये जो तमाम चीजें दिखाई दी हैं और खासकर अब निगाहें इस बात पर लगी हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव तो खत्म हुआ, लेकिन अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में तस्वीर क्या होगी, और इसी पर चर्चा करने की हमने आज कोशिश की। लेकिन जाहिर है कि जब तक ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, तृणमूल कांग्रेस अलग हो ही चुकी है, अभी और कुछ दल हैं जिनकी रणनीति सामने आना बाकी है, जाहिर है तब तक इस तरह की चर्चाएं और ज्यादा होंगी। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।